स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस सेशन के अंदर में योजना अप्रैल महीने की जो योजना मैगजीन होती है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो अप्रैल महीने की योजना मैगजीन है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है और आप सभी जानते हैं कि इस समय इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे बात हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पे डिस्कस किया जा रहा है तो स्टार्टअप पे किया जा रहा है। तो स्टार्टअप को कैसे गवर्नमेंट पुश कर रही है, स्टार्टअप कैसे एक न्यू होप बनकर भारत के लिए इस समय पर अवेलेबल है, प्लस में जो हमारे पास में वर्कफोर्स है यूथ, उसको कैसे हम स्टार्टअप के माध्यम से यानी कि स्टार्टअप के वे से हम क्या कर सकते हैं, उसको एंगेज कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर में। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये आप सभी के सभी जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग को लेकर कंफ्यूज होंगे कि कोचिंग आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर देखिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी आपके आसपास में कोई गाइडेंस नहीं अवेलेबल है, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो टाइम वेस्ट होता है इधर उधर कई जगह पर, वो बच जाएगा। कोचिंग से एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि भाई ये पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है। वरना क्या करेंगे, आप इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, 10 जगह सर्च करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं ये चीज़ नहीं होगी, फिर आप दोबारा से उसको करेंगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब कोचिंग भी दो तरीके की होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, देखिए ऑफलाइन में अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन ऑफलाइन के अपने कुछ नुकसान भी, जैसे अगर आपको दिल्ली आकर रहने का खर्चा, प्लस में वो ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ में रहती हैं। प्लस में इतने सारे लोगों के अंदर में आप उनकी पेस के हिसाब से चलते हो, क्लासेस के अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हैं। तो ऑनलाइन के लिए स्टडी IQ IAS आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया, जिसका नाम है बैच का P2I। और ये मॉर्निंग बैच है मेरे दोस्त। इसकी क्लासेस मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हुआ करेंगी। और इसके अंदर में क्या खास बात है, जैसे आपका प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में जो भी आपको पढ़ना है कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल है। अब कंटेंट के बाद में, लेक्चर के बाद में, हर लेक्चर के बाद आपको इसमें MCQ मिलेंगे, यानी कि MCQ बेस्ड लर्निंग भी है। साथ में प्रीलिम्स की पूरी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है क्वालिटी वाली। ऐसे ही मेंस, क्योंकि मेंस में अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे, मेंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेंस के अंदर में आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिले, आप आंसर राइटिंग करें, प्लस में उसके रिगार्डिंग भी क्या, टेस्ट सीरीज। तो ये भी चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल है आपके लिए, सारी चीज़ें। प्लस में इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस, मॉक इंटरव्यू, सारी चीज़ें, पूरी तैयारी, 1-to-1 मेंटोरशिप, 1-to-1 गाइड, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। और एक खास चीज़ और क्या, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको रेजिडेंशियल मॉडल के तहत में मेंस की तैयारी के लिए आप स्टडी IQ IAS के कैंपस में रहेंगे। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पर मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सक्सेस इन मेंस, क्वालिटी कंटेंट, सब कुछ मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र कितने में, 29,999 में। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप 30,000 की तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स की। मेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, और ये सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी को, आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू, इस प्रोग्राम को। और बहुत ही बढ़िया आपको इसके अंदर में क्या है, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और भी कोई अगर आपको इससे रिलेटेड दिक्कत लगती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोड आपको ये क्या यूज़ करना है, PERT लाइव कोड ही यूज़ करना है आपको। कोड क्या यूज़ करना है आपको, PERT लाइव कोड ही आपको यूज़ करना है इसके अंदर। चले आगे बढ़ते हैं। और इस सेशन की PDF आपको कहाँ मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल पर इस सेशन की PDF आपको मिलेगी। प्रशांत तिवारी नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम की यूजर ID है UPSC विद प्रशांत। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये मिल जाएगी, इस सेशन की PDF मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे साथ यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो योजना है ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं
ये स्टार्टअप हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। क्योंकि स्टार्टअप के अलग अलग प्रैक्टिकल आप मतलब अप्रोचेस समझिए। स्टार्टअप आपको हेल्प कर सकता है जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो यंग पॉपुलेशन है ना, जो क्या चाहते हैं, किसके अंदर में जॉब करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्लस में स्टार्टअप जो आपकी नीड है पॉपुलेशन की अलग अलग डायमेंशन में, उसको फुलफिल कर सकता है। प्लस में कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी क्या कर सकता है, स्टार्टअप फुलफिल कर सकते हैं। प्लस में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर में भी स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो स्टार्टअप बहुत बड़ी एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर में यूथ के लिए बहुत बड़ी क्या है, अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टअप सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक स्टोरी है जो दर्शाता है, जो बताता है कि आपने कितनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी हैं नए इंडिया के अंदर में। ये स्टेटमेंट, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। भारत के अंदर में जहां पर आप ना सिर्फ जॉब सीकर बनना चाहते हैं, बल्कि आप जॉब गिवर भी बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आप हेल्प करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आप हेल्प करना चाहते हैं, नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनमें आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इन सब जगह पर स्टार्टअप क्या है, आपके लिए बहुत बड़ी क्या है, गुड इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत हद तक फोकस किया है स्टार्टअप के ऊपर में। और ये देखिए सारी लाइनें ये हैं, मैं क्योंकि योजना की इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट येट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज 75 years old टुडे। और आने वाले समय में यानी कि अब 2047 तक हम क्या बोल रहे हैं, इसे अमृत काल बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं 2047 2047 में जब हमें आजादी के 100 years हों, तो हम एक डेवलप्ड नेशन के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। अब डेवलप्ड नेशन के रूप में अपने आप को अगर देखना चाहते हैं, जब वर्ल्ड के अंदर में लगातार एज आगे की तरफ जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, चीन को देखिए, जापान को देखिए, भारत यंग जनरेशन की तरफ जा रहा है, और हमारे पास में जो यंगेस्ट यूनिट है वो कब तक रहेगी, यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है 2070 तक रहने वाली है। अब यंग पॉपुलेशन क्या करेगी, देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास में यंग पॉपुलेशन है, स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके पास में, तो उसके कारण में क्या होगा, वो इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में इतने सारे यंग पॉपुलेशन है तो सभी के सभी क्या जॉब चाहेंगे। अब इतनी बड़ी जॉब की डिमांड को फुलफिल करने के अंदर में, इस डिमांड को फुलफिल करने में स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मीडियन एज देखें, आउट ऑफ 1.4 बिलियन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में अगर देखा जाए, तो बिलियन इंडियंस जो हैं वो क्या है, उनकी एज 35 साल से कम है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के पास में कितनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है। लेकिन मैं कई बार आपको समझाता हूं कि इस यंग पॉपुलेशन के फायदे, इस यंग पॉपुलेशन की फसल को आप तभी काट पाएंगे जब आप क्या करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ सिस्टम पे इन्वेस्ट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। एंड उसी के अंदर में एक नया आयाम है क्या, स्टार्टअप। तो कुछ फैक्ट आप देखें, स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड अगर आप फैक्ट शीट अगर देखें, तो जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था तब उस समय पर भारत में कितने स्टार्टअप थे, 452 स्टार्टअप थे। 2 फरवरी 2023 तक भारत में कितने स्टार्टअप है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रजिस्टर्ड हैं 92,888। यहां से आप अंदाजा देख सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप देखें 2021 का डाटा अगर देखें, 2021 का अगर डाटा देखें, तो हर 29 डेज में एक यूनिकॉर्न बन रहा था। अभी आप देखें तो हर 9 दिन के अंदर में एक यूनिकॉर्न ऐड हो रहा है। ये हमारी जर्नी है मेरे दोस्त। और कई सारे स्टार्टअप
कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में भी स्टार्टअप, वहां पर भी यंग माइंड जाए, विमेन को एम्पावर करना, एमएसएमई सेक्टर। अब आप खुद सोचिए, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ा सेक्टर है जॉब प्रोवाइडिंग के अंदर में, जॉब गिवर में। अब आप खुद सोचिए, इस सेक्टर के अंदर में अगर यहां पर मान के चलिए स्टार्टअप्स आने शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही, जॉब की डिमांड भी फुलफिल होगी, साथ में मेरे दोस्त एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस समय पर देखेंगे हम नए स्टार्टअप हर रोज ओपन होने में फर्स्ट रैंक हासिल है हमें। इंडिया की अगर रैंक देखी जाए नंबर ऑफ स्टार्टअप के अंदर में तो सेकंड नंबर पर है। वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारे पास में स्टार्टअप का इकोसिस्टम। आप देखिए, और स्टार्टअप जो है कितना 4 to 5% जीडीपी के अंदर में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतनी सारी चीजें स्टार्टअप से हमें मिल रही हैं। तो स्टार्टअप बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्टार्टअप का मतलब क्या कि कोई नया बिजनेस, नई चीजें, इनोवेटिव कोई अप्रोच, ये चीजें शुरू करना। ठीक है, अब अगर आप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी को समझें तो आप यहां वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर में लगातार पॉपुलेशन क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। अब पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होने वाली है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और डिमांड को अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो आप कितना खर्चा करेंगे। यानी कि आप यहां से देखिए कि इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है फ्यूचर के अंदर में, फ्यूचर में। और इस डिमांड को फुलफिल करने के अंदर में कौन, स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर अभी देखा जाए हमारे यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या गांवों में रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सिटीज की तरफ अगर मूव करना शुरू करेंगे, अगर 20% 2047 तक हमारे यहाँ का जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे अर्बन एरिया की तरफ जाना शुरू करेगा, तो आप खुद सोचिए उनकी जो डिमांड होगी, यानी कि कंज्यूम करने की जो डिमांड होगी, जो क्या है डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी जीडीपी से, हमारी ग्रोथ से, जॉब क्रिएशन से, उसको कौन फुलफिल कर सकता है, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जो डिमांड है A to Z ऑफ द थिंग्स, जैसे हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, सोशल, ये सब कुछ किसके द्वारा पूरी की जा सकती है, यंग एंटरप्रेन्योर के द्वारा करी जा सकती है। इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टअप हमारी जो डिमांड है उसको कैसे कर सकता है। प्लस में टेक्नोलॉजी के अंदर में इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज का आना, यह भी स्टार्टअप की देन है। आप क्या करते हैं इसके अंदर में, जब आते हैं यंग माइंड आता है तो वो क्या करता है, नए नए इनोवेशन लेकर आता है, नए नए आइडियाज लेकर आता है। तो अगर आप डाटा देखें तो 41% ऑफ वर्ल्ड्स रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं एक साल के अंदर में। हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जिस स्पीड से जा रहे हैं वो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेक इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं, हम इनोवेशन में आगे जा रहे हैं। हम अगर आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर, आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, हम किसी की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो हम कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करते थे, और हम खुद कहते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी फुलफिल नहीं कर पा रही है किसको, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को जो कट करना है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को जो फाइट करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर में भी बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा सकता है कौन, आपके स्टार्टअप। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और स्टार्टअप काम करें, नए बिजनेसेस काम करें। अब देखिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करना वो पैसा मांगता है, तो उनको पैसा ढंग से मिले उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि बैंक लोन दे, डॉक्यूमेंटेशन उसको कम करना, जो क्लियरेंस है वो जल्दी मिल जाना, एंड साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वो कॉस्ट कई बार क्या करती है, जो बिजनेस प्रोवाइडर है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पर्सन है, उनको क्या करती है, इंपैक्ट करती है। तो इसलिए क्या किया गया, ये किया गया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसने क्या किया, स्टार्टअप को बूम किया, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हुआ, इजी हुआ, आसान हुआ। साथ में आपकी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। 13 से 14% आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे क्या होगा,
तो इंडियन प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम होगा ना, यानी कि वो उसका प्राइस जब कम होगा तो वो मार्केट के अंदर में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। अगर प्राइस कम होगा तो उसके कारण में वो क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं एंटरप्राइज जो है। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, गति शक्ति, यानी कि रेलवे हो, चाहे आपका रोड हो, एक्सप्रेसवेज हो, आपका एयरपोर्ट्स हो, आपके शिप हो, सब चीजों में हम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करें। और यहीं से आप कनेक्ट करेंगे क्या, जो मार्च मैंने आपको पढ़ाया कि हम मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कैपेक्स करने वाले हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं। हमारा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इसी पे जाने वाला है। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, फूड, एजुकेशन, इन सब सेक्टर में भी क्या है, हेल्प मिल रही है। यहां पर अगर आप देखें साइंस, स्पेस, इन सब के अंदर में हमें देखने, और इंडियन स्टार्टअप जो है इन सब एरिया के अंदर में क्या कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो भारत के लिए है, भारतीय लोगों के द्वारा है, और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। कमियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत अपने आप में इंडिया एक नॉलेज हब रहा है। उस नॉलेज को यूज करना, उस नॉलेज को यूज करना लोगों के लाइवलीहुड को एम्पावर करने के लिए और अच्छा करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी करने के लिए, प्लस में ही सुविधाएं और बेहतर पहुंचाने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो हम नॉलेज हब सिर्फ एक ही चीज में नहीं रहे, हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, योगा में चले जाएं, सिनेमा में चले जाएं, म्यूजिक में चले जाएं, फिलोसफी में चले जाएं, हर जगह पर इंडियन नॉलेज का लोहा है, हर कोई देखता है। ठीक है, अगर आप देखें इंडिया का योगा डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डे, ये सब चीजें क्या हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट की जा रही है। यानी कि इंडिया की जो नॉलेज है उसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हर कोई क्या है, अपनाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि इसलिए हमें अपने पोटेंशियल को और आगे ले जाने की जरूरत है। क्या है, और आगे ले जाने की जरूरत है। अब मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टअप कहां कहां काम कर सकते हैं। एक स्टार्टअप का काम करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आप सभी ने आजकल गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत देखे होंगे, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग। तो इंडियन सेक्टर यहां पर अगर देखा जाए तो बाहर से बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना इसको इंडिजनाइज किया जाए, यहां पर इंडियन टैलेंट क्या करे, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग विजुअल्स, एनिमेशन, गेम को क्रिएट करे, जो ना सिर्फ इंडिया की जो मतलब ये जो गेमिंग डिमांड है उसको फुलफिल करे, बल्कि उसके साथ में कोई ना कोई मैसेज भी देने की कोशिश की जाए। ये चीज है। तो यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग सेक्टर के अंदर में। और इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके ऊपर में फोकस किया है। जैसे आप देखेंगे टॉयज वाले मामले में भी मैंने आपको पढ़ाया कि टॉयज की जो इंडस्ट्री है उसको चाइना ने एक तरीके से कैप्चर कर रखा था। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, टॉय कथन चलाया, इंडिजनाइजेशन ऑफ टॉयज हमने शुरू किया। और इसी के लिए आप देखेंगे कि इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में यहां पर इनोवेशन के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप खुद सोचिए 141 करोड़ तो सिर्फ हम ही हैं, तो यहां पर कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है। एंड प्लस में 141 करोड़ में आने वाले समय में हम 70 करोड़ के आसपास में यंग पॉपुलेशन होगी, 50%, 40 to 50%। अगर आप सोचिए इतनी यंग पॉपुलेशन है तो और ज्यादा कितनी इन सब चीजों की, सर्विसेज की डिमांड होगी। तो वहां पर ये जो स्टार्टअप है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। प्लस में स्टार्टअप और भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं किसके अंदर में, डिफेंस के अंदर में, एंड एक स्पेस सेक्टर के अंदर में। आप देखेंगे हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं मैक्सिमम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से मंगाते हैं। और इस इंपोर्ट का इंपैक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा रहता है। साथ में इसका असर ये भी पड़ता है कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है, सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हमने कहा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में कैसे प्राइवेट एंटिटीज को लाया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी काम किया कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, प्राइवेट एंटिटीज को लेकर आ जाए। और साथ में ही जब डिफेंस के अंदर में प्राइवेट एंटिटीज आती हैं तो सिर्फ वो पैसा ही नहीं लाते, नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। और यही एक कारण आप कह सकते हैं कि अगर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अगर देखा जाए
तो 6 टाइम इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल के अंदर में। हमारा एक्सपोर्ट, हम ज्यादातर बात करते हैं इंपोर्ट की, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस को लॉन्च किया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका मेन एम क्या है, इनोवेशन को एनकरेज करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एनकरेज करना डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर में। जहां पर आप जो इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई हो गया, स्टार्टअप हो गए, इंडिविजुअल इनोवेटर हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, इनको हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि इन सेक्टर्स में आप क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, इन सेक्टर्स के अंदर में आप आइए। और इसी के कारण में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर में भी। दूसरा सेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, स्पेस। तो स्पेस के अंदर में भी प्राइवेट एंटिटीज आए और साथ में वो नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी लेकर आए, फ्रेश माइंड को भी लेकर आए, फ्रेश अप्रोच को भी लेकर आए, जिससे अगर हम मान के चलिए 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो 20, 30, 40, 50 ऐसी स्पीड से चलना शुरू करें और इंडिजिनाइजेशन हो अलग। तो देखिए यहां पर ये क्रिएशन होने के कारण में जॉब भी तो क्रिएट हो रही है ना, अल्टीमेटली ये समझिए, जॉब भी क्रिएट हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहे हैं, और साथ में ही जो आप विदेश के ऊपर में डिपेंडेंट थे, बाहर आप डिपेंडेंट थे, वो चीजें यहीं पर ही बन रही है। तो ये क्या है, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। अगर दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर में स्टार्टअप्स आए, क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा रीजन है, ये चीज समझिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाले लोगों की एज अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मीडियन एज, यंग पॉपुलेशन नहीं आ रही है। तो कैसे यंग पॉपुलेशन आए, उसके लिए क्या, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। और भैया एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर में अगर देखा जाए बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा तबका 60 to 63% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम कर रहे हैं। हमारे घर में हम जो चीज खा रहे हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही आ रही है। फूड सिक्योरिटी का मामला हो, एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का मामला हो, तो हर जगह पर क्या है, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। और एग्रीकल्चर फील्ड की भी अपनी अपनी कुछ ना कुछ परेशानी है। जैसे एक एग्जांपल आप देखते हैं पराली जलना, एक एग्जांपल आप देखते हैं इरिगेशन वाला मामला, एक एग्जांपल आप देखते हैं कटाई वाला, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उनको भी सॉल्व करना, उसके लिए क्या है, स्टार्टअप्स का जाना, यंग माइंड का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप ये लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, जहां पर हम कह रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप, यंग माइंड एग्रीकल्चर फील्ड में जाए, जिससे एक चीज होगी क्या, यहां पर यंग माइंड, यंग ब्लड एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा, साथ में ही जो एग्रीकल्चर फील्ड की अपनी कुछ परेशानियां हैं उनको भी क्या है, दूर करेंगे। तो यंग और यूथ एंटरप्रेन्योर मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड अचीव देयर गोल्स। श्री अन्न वाला जो कॉन्सेप्ट है, श्री अन्न आप सभी जानते हैं किसको हम कह रहे हैं, मिलेट्स को कह रहे हैं। अब जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, बड़ी परेशानी है, जैसे पराली वाला मामला, तो वहां पर एक नया स्टार्टअप गया, उन्होंने कहा भाई साहब पराली जलाओ मत, ये पराली हमें दे दो, इससे हम क्या करेंगे, वो दोने, पत्तल ये सब बना लेंगे खाने के लिए, जिसमें आप बैठकर खाना खा सकते हैं। दूसरा इरिगेशन वाला मामला, तो एक सिस्टम गया स्टार्टअप, उसने कहा कि आप हर जगह पानी मत दीजिए, हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किस सेक्टर में कितने, मतलब किस रीजन में कितने पानी की जरूरत है, अब वहां पर पानी दी। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हो सकता है। किसी ने कहा कि भाई साहब हमारे लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, वो क्या परेशानी हो रही है कि हम भाई कैसे एनालाइज करें, क्या कैसे एनालाइज करें कि हमारी फसल सही है, खराब है, डाटा। तो उसके लिए कहा उन्होंने, भाई साहब आप इसकी टेंशन लो, हम ड्रोन, डाटा, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब चीजें यूज करेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्टअप का जाना वो क्या है, हर तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर आप देखिए कितने मल्टी डायमेंशनल वे में स्टार्टअप क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। एंड जो यूथ है, इनोवेटिव यूथ, वो कितना ज्यादा देखिए इंडिया के अंदर में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी उसके अंदर में एक फीलिंग आता है। ये स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो वर्ल्ड के अंदर में एक नई इंडियन वेव को क्रिएट कर रहा है कि भाई आने वाला समय इंडिया का है। तो हमें इसके लिए क्या है, जो इनोवेटिव यूथ है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और हमें ये कहना चाहिए कि आने वाले समय में
ये वाला जो इकोसिस्टम है इसमें यूथ का और पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हो उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम दैट इट इज फुल ऑफ पैशन, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इकोसिस्टम दैट इट इज कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग इटसेल्फ, इंप्रूविंग इटसेल्फ एंड ग्रोइंग इन द स्ट्रेंथ। तो स्टार्टअप एक तरीके के बैकबोन के रूप में हेल्प करेंगे किसके अंदर में, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, डेवलप नेशन बनने में। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान आप देखेंगे। एक्शन प्लान का मतलब इन शॉर्ट में आपको बता दूं, आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने के बाद में आपको सबसे बड़ी परेशानी ये लगती है क्रेडिट यानी कि पैसा, तो उसके लिए आपने पॉलिसी बनाई। फिर आपको ये लगता है FDI, वो भी आपने अलाउ किया, प्लस में आपने बहुत सारे लॉज उनको सिंप्लीफाई किया, प्रोसेस जो है उसको आपने सिंप्लीफाई किया। ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान है, ठीक है। तो स्टार्टअप को आप बैकबोन कह सकते हैं न्यू इंडिया का। और आज़ादी का जो अमृत काल है 2047 तक, वहां पर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है ना सिर्फ वो वेल्थ क्रिएट करेगा बल्कि ग्रोथ के ड्राइवर के रूप में भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। 500 स्टार्टअप से कहां हम 92,000 स्टार्टअप्स की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे लिए काबिले तारीफ है और काबिले गौर भी है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में हमने क्या शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को लॉन्च किया। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए कि कैसे जल्दी से आइडिया को लेकर आया जाए, कैसे उसको वैलिडेट किया जाए। इवन आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या है, सीड फंडिंग करना, अलग अलग प्रकार की फंडिंग करना, सब चीजें करी और स्टार्टअप जो है और अच्छा ग्रो करें। इसके लिए आपने देखा होगा DPIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने क्या किया, एक रैंकिंग निकाली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, प्लीज नोट करिएगा कि सिर्फ नेशनल लेवल पर ही काम ना हो, लोकल नीचे स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन हो। तो उसके लिए क्या किया गया, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया कि भैया कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट की ऐसी सरकारें हैं जो स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए अच्छा क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फेवरेबल पॉलिसीज बना रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा है, तो किसके द्वारा है, DPIIT के द्वारा है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस में इस रैंकिंग के द्वारा क्या होगा, जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन से क्या होगा, वो और अच्छा परफॉर्म करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे अगर देखें आप तो क्या है, एक और लॉन्च किया गया DPIIT के द्वारा, क्या, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, जिसके अंदर में आप डेप्थ, क्वालिटी एंड स्प्रेड ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या है आप देख रहे हो और उनको फिर ये अवार्ड दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। अब एक और कॉन्सेप्ट आया है, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप। इन शॉर्ट बता दूं, आप सभी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास में है। अब ये चीज समझिए कि प्रेसिडेंसी जब है हमारे पास में, तो अब नई कई सारे न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसके अंदर में एक न्यू इनिशिएटिव हमने क्या है, मांग करी है और जिसको हमने शुरुआत करने के लिए कहा है, क्या, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप। क्योंकि ये चीज समझिए कि आप आइसोलेशन में कुछ डेवलप कर नहीं सकते। आपको दूसरे देश, हो सकता है दूसरे देश में कोई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, तो अगर आपस में कोलैबोरेट किया जाएगा तो आप अगर अभी 3 की स्पीड से चल रहे हो तो हो सकता है वो 6 की स्पीड से आप चल सके, मतलब बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इसको प्लान किया गया, जहां पर ना सिर्फ आप एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें बल्कि साथ में टेक्नोलॉजी शेयर करें, बल्कि साथ में आप क्या करें, वहां पर फंडिंग का जो इशू रहता है उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया के प्रेसिडेंसी, G20 के प्रेसिडेंसी के अंदर में यहां पर क्या है, इंडिया ने इसको प्रपोज किया किस चीज को, कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाना चाहिए, जिसके अंदर में क्या है, हम धीरे धीरे क्या वर्ल्ड के अंदर में और एक साथ लेकर आ सके। हमारे देश के अंदर में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पल रहा है, बढ़ रहा है,
वो और आगे की तरफ में क्या है बूस्ट कर सके। और हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया का जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसको हम ग्लोबलाइज लेवल पर लेकर जाना है। देखिए हमें ही सिर्फ फायदा नहीं मिलेगा, ऐसी अगर ग्रुपिंग होती है तो जो हमारे इकोसिस्टम है उनको तो फायदा मिलेगा ही, हमारे स्टार्टअप को बेनिफिट मिलेगा ही, बल्कि हमारा स्टार्टअप क्या है बाहर भी क्या कर सकते हैं, अपने वहां पर एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ये भी ग्रोथ है। तो दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना, ये भी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे क्या है कोलैबोरेशन के लिए आगे लेकर आया जाए, हमने जितना आगे बढ़े हैं उसको और आगे कैसे जाया जाए, और ग्लोबल लेवल पर भारत कैसे अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे लेकर जाए। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्या? नेशनल इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि ग्लोबल लेवल पर आपको कोलैबोरेट करना है, लेकिन नेशनल लेवल पर आपका इकोसिस्टम कोलैबोरेट मतलब क्या नाम है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोलैप्स हो जाए या फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, फ्रीडम टू ग्रो इन वट एवर वे दे सी फिट। ठीक, तो ये चीज़ है। और आगे मैं आपके साथ में यही सब चीज़ें बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर फील्ड, अब इसके ऊपर में डिटेल में एक चैप्टर है, और ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का मेन ड्राइवर है। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, चाहे आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, या फिर आप फूड सिक्योरिटी देख लीजिए, चाहे आप रूरल और अर्बन जो डिवाइड है उसके अंदर में देख लें, रूरल एरिया के अंदर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही है। तो इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको यही बताया कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और सस्टेनेबल ही नहीं प्रॉफिटेबल भी पोटेंशियल है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि अगर आप यहां पर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, नॉलेज ड्रिवन एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ जाते हैं। देखिए एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है अभी भी, हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो फार्मर हैं उनको रियल टाइम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना सकते हैं, उनके साथ में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में क्या है, स्टार्टअप्स का आना, यंग ब्लड का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखें भारत की जो लैंड है उसको अगर आप देखने की कोशिश करें, वर्ल्ड के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड है हमारे पास में, डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइमेट है, सॉइल के टाइप है, हर टाइप की क्रॉप यहां पर क्या है उग सकती है। हम देखें अगर मिल्क, पल्सेस, मिलेट, जूट, इन सब में हम क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इस समय, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सिर्फ किसान खेती कर लें वहीं तक ही सीमित नहीं, यहां पर स्टार्टअप देखिए किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को खेती के अंदर में लाने में हेल्प कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में हेल्प कर सकते हैं, पैकेजिंग में हेल्प कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, नई मार्केट को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं, कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत प्रकार के हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई घी बनाता है, किसान घी बनाते हैं, आप एक ऐसा स्टार्टअप लेकर आइए ना जो क्या है, जो घी, प्योर घी, उसको कलेक्ट करे कहां पर और बेचे लोगों तक, उनको भी फायदा मिलेगा, कंज्यूमर, आप बीच में आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये स्टार्टअप है। आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी के साथ में, किसानों के, उनको भी इनकम एश्योरेंस मिलेगा। जैसे ट्राइबल ग्रुप में आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, वहां पर उनका जो शहद है उसको कैसे प्योर शहद, प्योर हनी कैसे लोगों तक पहुंचे। तो ये सारी चीजों में क्या है स्टार्टअप, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट नहीं जा सकती, हर जगह गवर्नमेंट की लिमिटेशन है। गवर्नमेंट का काम अगर बिजनेस करना ही हो जाएगा तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर कैसे, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब चीजें कैसे करेगी। अब फार्मर्स के इशू में बता रहा हूं, जैसे कल्टीवेशन इशू, अब कल्टीवेशन की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा होती है, बुआई से जो होती है सारी की सारी चीजें, वहां पर कैसे आप एफिशिएंट यूज करें उन इनपुट का, रिसोर्सेज का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होना, रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होना, यह भी एक इशू है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के अंदर में एग्री स्टार्टअप क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है बल्कि जो उनके अलाइड सेक्टर, मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क प्रोडक्शन वाला,
घी वाला एग्जाम्पल दिया, हनी सेक्टर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिशरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोल्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो वहां पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को लॉन्च किया गया कि आप इनोवेशन लेकर आइए एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में। और ये 2023-24 के बजट में इसको अनाउंस किया गया, जहां पर आप क्या करो, जो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में मैप कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, जहां से एग्री एंटरप्रेन्योर रूरल एरिया में कैसे जाए। ठीक है, फार्म टू फॉर्क सप्लाई कैसे बनाना, डाटा लेड इनोवेशन करना, मार्केट प्लेस मॉडल बनाना, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या है, वैल्यू चेन वाली जो प्रॉब्लम है, फूड प्रोसेसिंग की जो प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर में जो एग्री स्टार्टअप हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक चले, तो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में आपने क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, किसको, 2023 को। आपको पता है यूएन के अंदर में इस चीज़ को घोषित किया गया। ठीक है, अगर आप देखें 500 मिलेट रिलेटेड स्टार्टअप शुरू हो गए वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, जो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है 250 के आसपास में स्टार्टअप को कि वो मिलेट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रही है रेसिपीज से रिलेटेड, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि मिलेट का कंजम्पशन कैसा बढ़ा है। 66 स्टार्टअप हैं जिनको क्या है 6.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि 25 अप्रूव्ड एडिशनल फंडिंग के हिसाब से। भैया आप क्या करिए, मिलेट्स वाले मामले आप देखिए ना, कि मतलब मिलेट्स वाला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, कितने सारे स्टार्टअप इसके अंदर में एंगेज हो गए, ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज और सारी हैं। ठीक, तो आप ये देखिए नाबार्ड फंड के लिए कर रहा है, फसल बीमा योजना हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर हमारे देश की बहुत बड़ी एक बैकबोन है और इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और यहाँ पर अगर यंग पॉपुलेशन आते हैं तो क्या होगा, यंग जनरेशन आती है तो ना सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा बल्कि वो चीजें क्या होंगी, प्रॉफिटेबल भी होंगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो विमेन, स्टार्टअप इकोसिस्टम ने विमेन को भी बहुत बड़ा एक मौका दिया कि वो लीड करें, वो इकोनॉमी को लीड करें, वो एंटरप्राइज को लीड करें, वो एमएसएमई सेक्टर को लीड करें। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया एमएसएमई सेक्टर, ये जो सेक्टर है ये बहुत हद तक क्या है, हमारी देश की मतलब कहा जाता है सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर तो है, एक्सपोर्टिंग जो यूनिट है सबसे ज्यादा यहीं से होती है। तो उसके अंदर में प्लस में तो मतलब आप समझिए एमएसएमई सेक्टर को तो आप आगे बढ़ा ही रहे हो, प्लस में एमएसएमई सेक्टर के अंदर में ही विमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज हो, विमेन के रोल को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखिए स्टार्टअप के अंदर में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना, विमेन का रोल इंक्रीज होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस में एमएसएमई सेक्टर के अंदर में भी विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना। जैसे आप देखें गवर्नमेंट क्या सीख कर रही है कि विमेन को कैसे आगे की तरफ लेकर आया जाए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, जहां पर उनको लोन मिल सके, नेटवर्क मिल सके, मार्केट मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके। और एमएसएमई सेक्टर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहा है एम्पावर करने के लिए विमेन को, जहां पर आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हमने क्या किया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अगर डाटा देखें तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है विमेन का वो 25% है, जो कि लोवेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, लोवेस्ट है वर्ल्ड के अंदर में। तो यानी कि विमेन का पार्टिसिपेशन हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। और ना सिर्फ इंक्रीज करना है, लीडिंग रोल में भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। और विमेन का पार्टिसिपेशन रेट इतना कम होना, उसके पीछे रीजन किसको माना जाता है, उसके पीछे रीजन माना जाता है दोस्तों लैक ऑफ सेफ एंड क्वालिटी चाइल्ड केयर का ना होना। आप ये देखेंगे महिलाएं पढ़ती हैं और शुरुआती दौर में बहुत सारी महिलाएं क्या है जॉब में भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद में जब बच्चा होता है उस समय पर क्वालिटी चाइल्ड केयर नहीं हो पाना, यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसके कारण में क्या होता है महिलाएं जो फील्ड है उससे वापस अपने घर की तरफ में चले जाते हैं और उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको पता होगा हमने क्या किया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 में फिर उसके अंदर अमेंडमेंट करना, जिसने क्या किया बहुत मतलब चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना,
प्लस में उनको और सुविधाएं प्रोवाइड, सारी चीज़ें मिली हैं, क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना, और विमेन का पार्टिसिपेशन अगर इंक्रीज होता है तो वर्ल्ड की जीडीपी बाय डिफॉल्ट, और इंडिया की जीडीपी, ये हर जगह आपने कहा, आप खुद देखिए अपने घर के अंदर में देखिए, आप 1% कमाने वाले और वहां पर अगर 2% कमाने वाले हो जाएं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी अपने आप सुधर जाती है। तो अगर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट है, क्या, अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्स्ट्रेंट ऑफ वुमेन ओन्ड वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेज इन इंडिया, वो क्या कहते हैं कि क्रेडिट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्या है, देखिए, एक बच्चे वाला इशू, एजुकेशन वाला इशू है ही, सोसाइटी वाला इशू है ही, एक सिक्योरिटी वाला भी इशू है। अब चलिए इन सब चीजों से आगे निकल आए तो एक और इशू आता है, क्या पैसा समय पर नहीं मिल पाना वुमेन एंटरप्रेन्योर को। यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे क्या किए हैं, इनिशिएटिव शुरू किए हैं। जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था कि जहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो सामान खरीदती है, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो रहा है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट होगा, जो खरीदा जाएगा साल के अंदर में, उसका 30% कहां से आना चाहिए, विमेन लेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से आना चाहिए। यानी कि आप क्या करो, एक एश्योर्ड मार्केट दे रहे हो इसको, विमेन लेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ने क्या किया, नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब को लॉन्च किया, जहां पर इंक्लूसिविटी भी आए। ऐसा ना हो कि एक ही रीजन या एक ही सेक्शन के अंदर में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। इवन आपको पता होगा कि जो लोन की कई सारी स्कीम निकाली गई, उसके अंदर में कहा गया कि SC ST या फिर विमेन, इनको लोन मिलना चाहिए, पहले इनको हमें लोन देना चाहिए। हमने 12,000 विमेन को क्या किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी वेरियस सेक्टर्स के अंदर में, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी के तहत में अगर देखा जाए तो हमने 10% कंसेशन की बात करी, 10% इन गारंटी फी के अंदर में, ठीक है। अगर आप देखा जाए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत में हमने महिलाओं को प्रेफरेंस दी। तो ये भी क्या है, सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। और भी बहुत सारी चीजें करी, स्फूर्ति, क्योंकि आप अगर देखेंगे जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं, अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिशंस हैं, हाथों से बनाने वाली चीजें हैं, क्राफ्ट हैं, उनमें महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैसे उसको क्या किया जाए, अपग्रेड किया जाए, तो इसके लिए एक स्कीम लेकर आए, क्या, स्फूर्ति स्कीम लेकर आए थे। प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी। स्फूर्ति स्कीम लेकर आए, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर में आपने क्या किया, विमेन के ऊपर में भी बहुत ज्यादा फोकस किया कि विमेन को कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर में, इन इंडस्ट्री के अंदर में विमेन को कैसे लीडिंग रोल में लेकर आया जाए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 86 क्लस्टर्स आर 100% विमेन आर्टिसंस क्लस्टर है, विमेन लेड है। आप खुद देखिए 498 में से 86, यानी कि आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि MSME सेक्टर और उसके अंदर में विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस समय पर कर रही हैं, लेकिन इस पार्टिसिपेशन को हमें और इंक्रीज करना है। और विमेन के पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने से आप सभी जानते हैं बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सुधार होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा सुधार क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, विमेन के रिप्रेजेंटेशन से विमेन की जो वॉइस है उसके अंदर में सुधार होता है। प्लस में विमेन के रिप्रेजेंटेशन से फ्यूचर के अंदर में जो सोसाइटी, जो फ्यूचर के अंदर में जो विमेन हैं, उनको भी एक क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर MSMEs इन अमृतकाल। अब देखिए MSME, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में और जॉब क्रिएशन के अंदर में। वो सेक्टर बहुत बड़ा हिस्सेदार है हमारे देश के अंदर में, एक्सपोर्ट के अंदर में। ये सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो अपने पास में बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो अमृतकाल में MSME सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर में MSME सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो स्कोप और पोटेंशियल अगर देखें अमृतकाल के अंदर में, तो MSME सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल, क्या सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है अमृतकाल के अंदर में देखा जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
कोविड-19 के बाद में हमें समझ में आ गया कि अब हमें बहुत जल्द डिजिटल टेक्नोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज के अंदर में भी, एमएसएमई सेक्टर के अंदर में भी अपनाना पड़ेगा। तो उसको क्या, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर क्या कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जॉब प्रोवाइडर तो है ही। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपके देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। अब जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा हमारा एमएसएमई सेक्टर, जितना ज्यादा वर्कफोर्स और ज्यादा वो क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा आपके एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बहुत सारी स्कीम हमने लॉन्च करी है जिससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन एमएसएमई सेक्टर्स को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, तो हमारे देश के अंदर में एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, नई मार्केट को हम देख पाएंगे, जिससे क्या होगा, हम नए नए रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में भी एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में भी एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेल्थ केयर, आईटी सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं, एमएसएमई सेक्टर से ही आ सकती है। तो आप देखिए आत्मनिर्भर भारत, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन आ जाए एमएसएमई के ऊपर में, तो आप कहेंगे कि एमएसएमई सेक्टर, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजनाइज्ड इंडिया, इन सब के अंदर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप लिखते जाइए। ग्रीन एनर्जी, अब आप देखिए एमएसएमई सेक्टर अपने आप में जो एनर्जी को यूज करता है उसका ऑल्टरनेटिव अगर देखने लग जाए तो ग्रीन एनर्जी में वहां पर आप जा सकते हैं। प्लस में आप बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी के अंदर में जो इक्विपमेंट चाहिए, सोलर एनर्जी में जो इक्विपमेंट चाहिए, एनर्जी की स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है, वो सब चीजें भी क्या है, आप प्रोवाइड करा सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर ही प्रोवाइड करा सकते हैं। और एमएसएमई सेक्टर के अंदर में स्टार्टअप का आना, जो स्टार्टअप है वो एमएसएमई के नाते ही रजिस्टर हो रहे हैं, तो वहां पर उनका आना, यानी कि आप ऐसे लाइन समझिए, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है जिसको हम आत्मनिर्भर भारत प्लस में आजादी का अमृत काल, इसके रूप में हम क्या है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर में एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और एमएसएमई सेक्टर के अंदर में नए स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर एमएसएमई को देखें इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, क्रूशियल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि 45% ऑफ इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आउटपुट होता है, वो यहीं से आता है। 110 मिलियन लोग यहाँ पर जॉब करते हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के अंदर में। एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, ये सब चीजें क्या है, बहुत बड़ा एक मौका है। एमएसएमई सेक्टर 40% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट यहाँ पर हमें नजर आता है। ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्टर को और अगर आपको आगे लेकर जाना है तो यहां पर स्टार्टअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आई थिंक आप रिलेशन समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एफडीआई को अलाउ किया गया एमएसएमई सेक्टर के अंदर में, जिससे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मार्केट मिलेगी, ब्रांड बिल्डिंग होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और भी क्या है, फाइनेंस, देखिए आप सारी चीजें कर लोगे, लेकिन जब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना अच्छा आइडिया आपके पास हो। तो एमएसएमईज के अंदर में स्टार्टअप्स को पैसा मिले, इसके लिए क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये चीजें दे, ये एक अपॉर्चुनिटी है। पीयर टू पीयर लैंडिंग, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया गया गवर्नमेंट के द्वारा, P2P जिसको बोलते हैं, जहां पर क्या करेंगे, एक आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर जो एमएसएमई बोरोवर है, जिसको पैसा चाहिए, मान के चलिए मेरे पास आइडिया है, मेरे पास बिजनेस है, मैंने अपनी कंपनी को एज ए स्टार्टअप रजिस्टर किया, वो एमएसएमई की कैटेगरी में है, और उसके बाद में क्या है, मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर गया जहां पर जो क्या है, ऑनलाइन मुझे वो पर्सन मिल जाएंगे जो इंटरेस्ट रेट पर मुझे पैसा देना चाहते हैं। इंडिविजुअल लेंडर मिल जाएंगे आपको, क्या, इंडिविजुअल लेंडर मिल जाएंगे थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो आपको क्या करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करेंगे, पैसा आपको प्रोवाइड कर देंगे। ट्रेड क्रेडिट भी एक सिस्टम है, जहां पर आप क्या करेंगे, मैं अगर किसी चीज का सप्लायर हूं और मुझे पैसा चाहिए, तो मैं कह दूंगा आपको, मैं इस चीज सप्लाई कर रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, गुड्स दे रहा हूं, आप मुझे पैसा दे दीजिए, सर्विसेज टू दीज कंपनीज ऑन क्रेडिट, आपको पैसा मिल जाए। एंजल इन्वेस्टर, जो क्या है, आपको मतलब आपके आइडिया के ऊपर विश्वास करके आपको क्या करें, इन्वेस्ट करें, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है इस समय पर, ठीक है।
दूसरा अगर देखें क्राउड फंडिंग, आपका स्मॉल अगर है और आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी हैं जहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन शॉर्ट आएँ तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में स्टार्टअप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए जॉब क्रिएशन के अंदर में देखा जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाए। अगर एमएसएमई सेक्टर बूम करना है, अगर आपको स्टार्टअप सेक्टर को बूम करना है तो हमें लगातार नई नई जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा और जॉब क्रिएशन के लिए स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें इन इनिशिएटिव को और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगी, ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होगी, इनोवेशन भी होगा। इनोवेशन इंडेक्स में भी हम धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या होगा, इससे आने वाले समय में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हमारे नेशन की जो डिमांड है उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे और डिमांड दोनों में, कंजम्पशन वाली डिमांड प्लस में जॉब वाली डिमांड, वो भी हो पाएगी। प्लस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब ही मिलेगी, आप जो स्टार्टअप है कई सारे ऐसे भी हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जो क्या करेंगे, स्किल प्रोवाइड कराएंगे, जो क्या एजुकेशन, जैसे आप मान के चलिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो इस समय, ये भी तो एक स्टार्टअप है, ये भी तो आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। तो ये चीजें क्या हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, जो अल्टीमेटली जाके क्या करेगा, इकोनॉमी में ही पॉजिटिवली क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रहने वाली हैं। तो स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इसने क्या किया है, प्रमोट किया है, लेकिन इसके अंदर में और आगे जाने की ज़रूरत है, इसको अभी रोकने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो स्टार्टअप हैं वो अर्बन एरिया में ही ना रहे। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये वो ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स के द्वारा ही रहे, ऐसा ना हो कि आपके जो स्टार्टअप हैं वो पर्टिकुलर किसी एक रीजन में ही रहें, वेस्ट से ही कनेक्टेड रहें, ईस्ट की तरफ ना जाएं या सेंट्रल रीजन की तरफ ना जाएं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे भी जाना है हमें। ठीक है, और नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अंत्योदय एंड मास मीडिया, ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझा देता हूं। ठीक है, अंत्योदय का मतलब क्या, जो गरीब है, जो पिछड़ा तबका है, उनको अपलिफ्ट करना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना, काम करना, और उस अपलिफ्टमेंट में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना, ये है इस चैप्टर का लिंक। तो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो आप अगर देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह मानना है कि वेलफेयर होना चाहिए कॉमन पीपल का। क्या होना चाहिए, जो लास्ट पर्सन है हमारी सोसाइटी के अंदर में, जो अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन है, उनके अंदर में क्या है, उनके अंदर में सुधार होना चाहिए, उनके वेलफेयर का काम होना चाहिए। अब वो वेलफेयर का काम कैसे होगा, वो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उसके अंदर में। जो मास मीडिया है वो रिप्रेजेंट कर सकती है कॉमन पीपल को, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के अंदर में। जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के अंदर में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक तक पहुंचाना, और जो पब्लिक की इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये क्या मीडिया कर सकता है। तो मीडिया कैन प्ले क्रिटिकल रोल इन अंत्योदय और द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पर्सन एट द बॉटम रंग। तो अंत्योदय की जो फिलॉसफी है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया, जहां पर वो कह रहे हैं कि वेलफेयर करना है पुअरेस्ट का, ऑफ द पुअर। ये आपकी पॉलिसी के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, और उनकी ये पॉलिसी के अंदर में आएगा जो कम्युनिटी में जो परेशानियां हैं, जो इकोनॉमिक परेशानियां हैं, कल्चरल जो परेशानियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो परेशानियां हैं, वो क्या है, कुछ कौन कर सकता है, उसको दूर कर सकता है, मीडिया कर सकता है। क्योंकि मीडिया क्या कर सकता है, सारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने ला सकता है, उनको एम्पावर कर सकता है कि अपने जो थॉट्स हैं उनको आगे रखें, अपने परेशानियों को आगे रखें। जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप में क्या कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट है। तो आपने यहाँ से आज क्या देखा, स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, फिर उसके बाद में कई सारे सेक्टर्स के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे स्टार्टअप। स्टार्टअप ना सिर्फ जॉब क्रिएशन करेगा, हमारी नीड को भी फुलफिल करेगा एंड नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये सब कुछ हमें स्टार्टअप के माध्यम से देखने को मिल सकता है।
तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। अगर सेशन को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैंने सेशन की शुरुआत में ही ये P2I के बारे में आपको डिटेल से समझाया है। मैं फिर कहूँगा कि अगर आप कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपको लेना चाहिए। लेकिन कोड कौन सा यूज़ करना है? PRT लाइव कोड यूज़ करना है। इस सेशन की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसे और सेशन में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।